हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पर हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट डू यू थिंक माइक्रोबायोलॉजी इज़ अबाउट? आपके अकॉर्डिंग माइक्रोबायोलॉजी किस चीज़ के बारे में है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, डिजीज़ के बारे में, वैक्सीन एंड मेडिसिन के बारे में, या फिर इन सब के बारे में? तो इसका आंसर क्या होगा? तो हम लोगों को लगेगा कि इसका आंसर है ए, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। पर अगर यहाँ पर चौथा ऑप्शन कुछ और दिया होता और फिर हमसे पूछा जाता तो ये आंसर बिल्कुल सही था, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। पर जब हमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दे दिया गया है तो हमें ऑल ऑफ द अबव ही लगाना है, क्योंकि वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। देखिए, माइक्रोबायोलॉजी में सिर्फ हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में ही बात नहीं करते, जो डिजीज़ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से होती है उनके बारे में भी बात करते हैं, किस तरीके से वैक्सीन बनाई जाती है उसके बारे में बात करते हैं, मेडिसिन के बारे में भी बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं और जानते हैं। तो इसलिए अगर ऑल ऑफ दी अबव आंसर है यहाँ पे, तो हम ऑल ऑफ दी अबव को ही प्रेफर करेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म? हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म एक नॉन सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं: डिनोफ्लैजिलेट्स, विरोइड, वायरस, या बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर है बोथ बी एंड सी, क्योंकि विरोइड भी और वायरस भी क्या है, नॉन सेलुलर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। विच केमिकल वॉज यूज्ड बाय जोसेफ लिस्टर टू परफॉर्म स्टेराइल सर्जरी? जोसेफ लिस्टर ने स्टेराइल सर्जरी का कंसेप्ट दिया था, ये सब हम जानते हैं। तो जोसेफ लिस्टर ने किस केमिकल का यूज़ किया था स्टेराइल सर्जरी करने के लिए? हमारे पास यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस हैं: कार्बोलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, फिनॉल, या फिर बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बोलिक एसिड को ही आज हम फिनॉल के नाम से जानते हैं। तो कार्बोलिक एसिड और फिनॉल एक ही चीज़ है। तो उन्होंने उस टाइम पे फिनॉल का इस्तेमाल किया था। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते थे सर्जरी करने के लिए, उनको स्टेराइल करने के लिए, ताकि उनके थ्रू जो बैक्टीरिया है या जो पैथोजेंस इस इन्वायरमेंट में है वो सर्जरी के टाइम पेशेंट की बॉडी तक ना जाएं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। और कार्बोलिक एसिड को आज हम फिनॉल के नाम से जानते हैं, इसलिए बोथ ए एंड सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी? क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं या सिर्फ इन्वायरमेंट में ही प्रेजेंट होते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है: येस, बट ओनली इफ़ वी आर डिजीज्ड। इसका मतलब ये है कि हाँ प्रेजेंट होते हैं, पर उसी टाइम जब हम बीमार होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि नहीं प्रेजेंट होते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि प्रेजेंट होते हैं और हमेशा ही प्रेजेंट होते हैं, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम बीमार हैं या नहीं है। और चौथा ऑप्शन है आई डोंट नो, यानी मुझे नहीं पता। तो जो इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, येस, प्रेजेंट ऑल दी टाइम। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी में ही रहते हैं, हमारी बॉडी के माइक्रोफ्लोरा होते हैं, वो हमारी बॉडी में नॉर्मली ही रहते हैं, उनका घर होता है हमारी बॉडी, और वो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। पर एक कंडीशन ऐसी भी आ जाती है जहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आ जाते हैं और फिर वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो दोनों कंडीशन होती है, चाहे हम डिजीज्ड हों या ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए येस, प्रेजेंट ऑल दी टाइम। नेक्स्ट है, वाई शुड बी क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स? हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई क्यों करना चाहिए? अब हमें पता है कि हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़े हैं: 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम, कालवूस, 3 डोमेन सिस्टम, और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम आ चुके हैं। तो बात आती है कि हमें क्लासीफाई क्यों करना है ऑर्गेनिज्म को। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं: टू प्लेस ऑर्गेनिज्म विथ सिमिलर ट्रेट इन सेम ग्रुप, यानी ऑर्गेनिज्म जिनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सेम है, उनको एक ग्रुप में रखने के लिए क्लासिफिकेशन करते हैं। या फिर टू मेक इट ईजी टू स्टडी वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं हमारी पूरे वर्ल्ड में, उनको आसानी से हम स्टडी कर सकें, इसलिए हम उनको क्लासीफाई करते हैं। या फिर हमारा कोई खास मोटिव नहीं है इसके पीछे, या फिर ये सब कारण है, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो ऑप्शन नंबर ए है और बी है उनमें से आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, तो बी इसलिए सही है क्योंकि ये सारी एस्पेक्ट को कवर करता है। हम इसलिए क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि इतने सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम आसानी से पढ़ सकें, और इस क्लासिफिकेशन की प्रोसेस में हम सेम ग्रुप में सेम ट्रेट वालों को रखते हैं और डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट ट्रेट वालों को रखते हैं।
तो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टू मेक इट ईजी टू स्टडी वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू यू थिंक बीफ एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड फॉर इन न्यूट्रिएंट अगार मीडिया? न्यूट्रिएंट अगार मीडिया में हम बीफ एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो क्वेश्चन है कि बीफ एक्सट्रैक्ट का क्या रोल होता है न्यूट्रिएंट अगार मीडिया में। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, एज अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स, एज अ प्रोटीन सोर्स, एज अ नाइट्रोजन सोर्स या एज अ ऑक्सीजन सोर्स। तो इसका आंसर होगा एज अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स। एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स की तरह हम इस्तेमाल करते हैं बीफ एक्सट्रैक्ट का इन न्यूट्रिएंट अगार मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनिमल क्यूल इज एसोसिएटेड विद, एनिमल क्यूल जो शब्द है वो किस साइंटिस्ट से एसोसिएटेड है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, रॉबर्ट कोच, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक या जोसेफ लिस्टर। तो इसका आंसर है हमारा एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, एनिमल क्यूल जो कंसेप्ट है इन्होंने ही दिया था, वर्ड है इन्होंने ही दिया था, क्योंकि इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म देखे थे जो कि हमें नेकेड आई से नहीं दिख सकते थे। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में सैंपल्स देखे, वाटर का सैंपल देखा और भी बहुत सारे सैंपल्स उन्होंने देखे थे, तो वहाँ पे उन्हें मूविंग क्रिएचर दिखे, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एनिमल जैसे हैं, क्योंकि एनिमल को ही माना जाता है कि वो ही मूव करता है। तो एनिमल क्यूल उन्होंने शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनरिचमेंट मीडिया? इनमें से कौन सा मीडिया एनरिचमेंट मीडिया है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया, न्यूट्रिएंट ब्रोथ, चॉकलेट अगार और सेलेनाइट एफ ब्रोथ। तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एनरिचमेंट मीडिया और एक होता है एनरिच्ड मीडिया। ठीक है, तो हमें एनरिचमेंट बताना है। तो न्यूट्रिएंट अगार मीडिया तो एक सिंपल मीडिया है, न्यूट्रिएंट ब्रोथ न्यूट्रिएंट अगार का ही एक कह सकते हैं सब पार्ट है, क्योंकि अगर हम अगार नहीं डालेंगे न्यूट्रिएंट मीडिया में तो वो ब्रोथ बन जाता है, तो दोनों तो है नहीं। चॉकलेट अगार एक एनरिच्ड मीडिया है जिसमें कि ऑलरेडी एनरिच किया हुआ है इस मीडिया को, तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट जो ऑप्शन है वो सही है, सेलेनाइट एफ ब्रोथ, ये एक एनरिचमेंट मीडिया होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक टू ग्रो एनएरोब्स? इनमें से कौन सी एक टेक्निक है एनएरोब्स की? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, पायरोगैलिक एसिड टेक्निक, शेक कल्चर टेक्निक, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। अगर हमें एनएरोब्स को ग्रो कराना है तो इनमें से कौन सी टेक्निक काम आएगी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। पायरोगैलिक एसिड टेक्निक और शेक कल्चर टेक्निक दोनों ही यूज़ की जाती हैं एनएरोब्स को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द बिलो मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर? प्योर कल्चर को प्रिजर्व करने के हम इनमें से कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? लायोफिलाइजेशन, प्रिजर्वेशन इन ग्लिसरॉल, फ्रीज ड्राइंग या ऑल ऑफ दीज? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, जिसमें कि लायोफिलाइजेशन भी आता है, प्रिजर्वेशन भी आता है ग्लिसरॉल में और फ्रीज ड्राइंग भी आता है। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं आज के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो, ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।